सत्य में भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक आर्या, सत्य में भारत न्यूज से आज आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाऊंगा जिसने बहुत ही कम उम्र में पीसीएस क्वालिफाई किया। वर्तमान में ये बदायूं के जिला सेवा योजना अधिकारी हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे बदायूं के जिला सेवा योजना अधिकारी सचिन कुमार जी से। आइए मिलाते हैं सचिन सर से। सचिन सर, मैं आपका संक्षिप्त परिचय जानना चाहता हूँ। सबसे बड़े तो आप लोगों का धन्यवाद जो आप लोग आए, और अच्छा लगता है जब आप लोग आते हैं, क्योंकि आप हमारे चाहे जन सूचना क्रांति हो, हर जगह आप लोगों का बहुत सहयोग रहता है। तो सबसे पहले मैं अपना एक सूक्ष्म परिचय, मेरा नाम सचिन कुमार सिंह है। मैं जिला रोजगार सहायता अधिकारी के पद पर यहाँ 2020 नवंबर से कार्यरत हूँ। लगभग 3 साल की सेवा मेरी पूरी होने वाली है। 2017 यूपी पीसीएस बैच का मैं चयनित विद्यार्थी हूँ और हमारा जो रैंक थी वो 41 थी। आपकी रैंक 41 थी सर, बहुत अच्छा लगा सुनकर। और 2020 में आप सेवा में आए जी, 3 साल कंप्लीट हो गए। तो सर हमारा आपसे प्रश्न रहेगा, जिला सेवा योजना कार्यालय में आपके अनुभव कैसे रहे इन 3 वर्षों के? सबसे पहले जब हमारी ज्वाइनिंग हुई तो उसमें यहाँ कोरोना काल का दौर था वो, और जब आए तो सबसे पहले मेरी ड्यूटी यहाँ पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में लगाई गई। और सबसे उसमें ये बहुत अच्छी बात रहती थी कि हम लोगों के लिए कुछ कर पाते थे। समाज हो चाहे देश हो, सबसे व्यक्ति का सबसे बड़ा अनुभव होता है उसका देश के लिए कुछ कर पाना। और जब कोरोना ऐसी आपदा हमारे देश के सामने थी तो लोगों के लिए बहुत ऐसे लोग होते थे जहाँ कुछ लोगों के लिए जेन्युइन समस्या होती थी, कुछ लोग गलत बता के लेके जाते थे। लेकिन जब हम यहाँ आए तो लोगों को सबसे, जब रास्ते में जा रहे होते थे और उनको रोका जाता था तो वो आते थे कि सर हमको जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। तो कुछ लगता था कि हाँ, आज हम कुछ लायक हैं कि लोग हमसे पूछ रहे हैं और हम उनके लिए कुछ मदद कर पा रहे हैं। चाहे दूध वाला दूध देने के लिए जा रहा हो, या खाना पहुंचाने वाला खाना पहुंचाने के लिए जा रहा हो, या सब्जी बेचने वाला सब्जी जाए, क्योंकि उनकी भी जीवन की नीड थी। अगर वो कुछ करेंगे नहीं तो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाएंगे। और उनके लिए हम कुछ छूट अगर दे देते थे कुछ समय के लिए नियमों के तहत, तो हमको बहुत अच्छा लगता था। एक अंदर से संतुष्ट होती थी कि हम सेवा में आते हुए हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उसका हम सही ढंग से निर्वाह कर रहे हैं। पीसीएस रहते हुए आपने बेड़ा उठाया देश की सेवा करने का, और सेवा करने का आपको मौका भी मिला। सर मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि पीसीएस के दौरान आपके क्या अनुभव थे? हमारे युवा एक कैसे तैयारी कर सकता है पीसीएस की, और क्या जो पीसीएस के दौरान कठिनाइयां आती हैं एक युवा के लिए, उन सब के बारे में मैं सर आपसे जानना चाहता हूं। बिल्कुल, सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी विद्यार्थी जो सिविल सेवा की तैयारी करना चाहे, चाहे आईएएस का हो या पीसीएस का, जो भी तैयारी वो करना चाहता है, उसके लिए सबसे बड़ी ये बात होती है कि वो उसके सिलेबस, उसका जो सिलेबस क्या है, उसकी रणनीति एक एक उसको देखना चाहिए, और आए हुए पहले जो प्रश्न हैं उन पर विशेष ध्यान करना चाहिए। जब आप प्रश्नों की प्रकृति को समझेंगे और अपनी तैयारी को तब एक धार दे पाएंगे। क्योंकि हम लोगों से गलतियां ये होती हैं क्योंकि हम बिना सिलेबस की रणनीति जाने हुए आगे तैयारी करने लगते हैं, और क्या क्या सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है हमको रणनीति के बारे में सही जानकारी नहीं होती है, और हमारा समय लगातार बढ़ता रहता है। ये सबसे बड़ी कठिनाई जो महसूस होती है वो हमको ये महसूस होती है। और हम चाहते हैं कि कोई भी युवा अगर तैयारी के दौर में आना चाहता है, तो अगर बदायूं का ही है तो वो हमारे कार्यालय आ सकता है, हमसे सलाह भी ले सकता है। अभी जो केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट आया और उसमें 4 विद्यार्थी चयनित भी हुए, और परसों आए भी थे, मिलने के लिए आए। उनको बहुत अच्छा लगता है कि अगर हम किसी को कुछ बताते हैं और वो अपनी सफलता के शिखर पर, तो हमको लगता है हम अपने जीवन में कुछ अंश मात्र उसको सहयोग करें, जिससे वो अपने परिवार के लिए न सिर्फ सहयोगी बनता है बल्कि हमारे समाज के लिए एक आधार स्तंभ भी तैयार होता है। बहुत अच्छी सर जानकारी आप हमें प्रेषित कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे बदायूं के युवाओं को पीसीएस की तैयारी कैसे करें, सिविल सेवा की तैयारी कैसे करें, इस सब के बारे में पर्सनली जागरूक भी कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति जिला सेवा योजना कार्यालय में आता है और सर से मिलता है तो सर उसकी सहायता भी करने को तैयार है। उसे कैसे तैयारी करनी है ये भी सर बताएंगे। सर कुछ ऐसे कठिनाइयां तो अवश्य आती होंगी इस कठिन सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए, वो कठिनाइयों का सामना बहुत करते हैं हमारे युवा। उन कठिनाइयों को सर कुछ बता सकते हैं?
बिल्कुल। हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो लखनऊ में हुई और उसके बाद मैंने स्नातक और स्नातक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। वहाँ से हम दिल्ली के लिए गए, लेकिन हर कोई हमारे मेरे जो फादर थे वो अभी टीचर के पद पर कार्यरत हैं, तो पापा के सहयोग से ही हम वहाँ दिल्ली में रह पाए। लेकिन कुछ लोगों के लिए वित्तीय भी समस्याएं आती हैं, पारिवारिक सपोर्ट की भी कमी होती है परिवार के स्तर पर, चाहे विशेष के लड़कियों के लिए, और एक सामाजिक जो दबाव होता है कि जल्दी से जल्दी सिलेक्शन पाने का। हमारे समाज में ये बहुत बड़ी भ्रांतियाँ होती है कि बहुत जल्दी उनको लगता है कि जल्दी के कैसे हम तैयारी करें और कैसे हम जल्दी सिलेक्शन पा जाएं, क्योंकि सिलेक्शन का एक दौर होता है, उसको एक समय आपको टाइम पीरियड देना पड़ेगा। जब तक आप उन चीज़ों को ग्रहण नहीं करेंगे आप, क्योंकि ये एक रणनीति के तहत कार्य करता है। 7 से 8 लाख, चाहे IAS हो चाहे PCS हो, इतने करीब फॉर्म पड़ते हैं, और जो सिलेक्शन का होता है वो सिर्फ 500 या 600। तो आपको अगर 7 से 8 लाख से 500 में आना है तो सबसे पहले आपको एक बेहतर रणनीति पर काम करना पड़ेगा, और आपको ये करना कि जो अपनी कमियां हैं उनको दूर करना पड़ेगा। समाज क्या कहता है क्या नहीं कहता है ये मत सोच के अपने आप को लक्ष्य पे केंद्रित होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। समाज के विचार, वही समाज हमको अच्छा कहने लगता है जब हम किसी पद पर चयनित होते हैं, और वही समाज बुरा कहने लगता है जब हम असफल होते हैं। कहते हैं सफलता के 100 हाथ होते, असफलता अनाथ होती है। आप अनाथ के लिए नहीं, सफल होने के लिए प्रयास कीजिए। और सफलता ये नहीं है कि एक सिलेक्शन हो जाए, सफलता सबसे बड़ी होती है आप सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनिए। अगर व्यक्ति किसी से हम ये पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो कोई कहता है सिविल सर्विस अधिकारी बनना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति या कोई विद्यार्थी हमसे ये कहता है कि हम एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, अगर आपके अंदर ये खूबियां हैं और आप एक अच्छा इंसान बन गए तो हमारे देश को एक खुद अपने आप एक अच्छा व्यक्तित्व मिल जाएगा। आप प्रशासन के अधिकारी बनेंगे तो एक अच्छा प्रशासन मिल जाएगा, आप एक अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे, क्योंकि आप अच्छे अगर बने तो आपकी वजह से हर फील्ड हर जगत में एक अच्छा काम होगा। और हमारा देश जिसके लिए हमको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, कहते नहीं हम अपने बाबा या परबाबा का नाम नहीं बता सकते हैं, लेकिन महात्मा गांधी का 150 साल बाद उनका जयंती मना रहे हैं, तो ये उनके विचारों की बात है, इनके ग्रहण की बात है कि हम उनके विचारों को, उनके कर्म को आज पूजते हैं और 150 साल बाद उनकी जयंती मना रहे हैं। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारे देश में जो भी युवा आगे बढ़कर तैयारी करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो अपने समाज के लिए, देश के लिए वो कुछ अंश भी योगदान करते हैं, तो हमारा देश अपने आप उन्नत के पद पर अग्रसर होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत के रूप में बनाना, उसमें हम कुछ अपना अंश दे पाएंगे, सहयोग प्रदान करें, जिससे हमारा देश आगे अग्रसर होगा और सबके लिए जीवन में खुशियों की एक बहार भी आएगी। बहुत अच्छी सर हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप। इसी क्रम में सर जिला सेवा योजना कार्यालय में बच्चे रजिस्टर्ड करते हैं, जिला सेवा योजना के बारे में सर कुछ आप जानकारी दें। जिला सेवा योजना कार्यालय यहाँ पर स्थापित है, इसके PWD के गेस्ट हाउस के थोड़ा जस्ट आगे बढ़कर, और इसका मेन कार्य होता है, अगर हम इसको इतिहास की दृष्टिकोण देखें तो फिरोज तुगलक ने सर्वप्रथम इसकी स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार दफ्तर के लिए। तो ये प्रक्रिया तब से चली आ रही है, और अगर इतिहास में और भी जाएं तो अशोक के समय भी कौटिल्य ने भी वर्णन किया है कि रोजगार कितना महत्वपूर्ण होता है। वो सिर्फ सरकारी नहीं होता, आप स्वरोजगार भी हो सकता है, आपके द्वारा स्वयं स्थापित रोजगार, जिसे आजकल स्टार्टअप का दौर चला है, वो भी हो सकता है। लेकिन आप रोजगार के माध्यम से कैसे अपने आप को समाज के लिए, देश के लिए समर्पित कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ भारत के लोगों की बहुत इच्छाएं होती हैं कि हम लोग बहुत जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ रोजगार सेवा योजना कार्यालय का महत्व ये है, यहाँ सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, जिससे हमको ये पता चलता था कि कितने लोग हमारे बदायूं जिले में बेरोजगार हैं या जिनको रोजगार की आवश्यकता है। तो एक संख्या जो, क्योंकि संख्या के बल पर ही हमारी जो सरकार होती है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो हमारे युवाओं के लिए नीतियाँ बनाती है। हम कितने जगह निवेश करें, कैसे हम स्टार्टअप बनाएं, क्या करें, तो जिससे हमारे कुल टोटल अभी तक हमारे यहाँ 43,000 के लगभग बेरोजगार लोगों का पंजीकरण है, और लगातार लोग आ भी रहे हैं, उनसे चयनित भी हो रहे हैं। तो ये
संख्या घटती भी रहती है, ऐसा नहीं है कि लगातार बढ़ती भी रहती है, लगातार कम भी होती है, कभी कभी कम होती है। फिर जैसे जैसे आगे विद्यार्थी स्नातक कर लेता है फिर पंजीकरण कराता है, और पंजीकरण की प्रक्रिया बहुत सरल हो गई है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही पंजीकरण करा सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं होता है। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो कार्यालय में आके मिलिए। आपके सिर्फ आपको पंजीकरण से संबंध नहीं है, आपके जीवन से, आपके करियर काउंसलिंग से लेकर हर आपको वो सहयोग प्रदान किया जाएगा, जिससे आप जीवन में न केवल सफल हो बल्कि एक अच्छे इंसान बनने के लिए प्रेरित भी हो। जी सर का कहना है बच्चे www.sevayojan.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहां से जब कराएंगे, अगर कोई समस्या आती है तो कार्यालय में भी आ सकते हैं। PWD गेस्ट हाउस के पास में सेवा योजन कार्यालय, यहाँ आ सकते हैं बच्चे और अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं। इन सब के बाद सर आपसे कुछ एक दो प्रश्न और मैं करूंगा। एक तो सर ये है कि हमारे बदायूं के लिए रोजगार के आप कैसे अवसर नए तलाश रहे हैं, इस पर मैं आपका सर रुख जानना चाहूंगा। बिल्कुल, जब हम बदायूं के परिप्रेक्ष्य में, अगर भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो यहाँ पे अभी किसी प्रकार की कोई भी बड़ी कंपनी या बड़ी कंपनी स्थापित नहीं है, जिसके साथ सबसे बड़ी समस्या हमको आती है कि बच्चे आते हैं रोजगार प्राप्त कर, जब उनको दिल्ली, नोएडा या बाहर कंपनियां ले जाने का प्रयास करती हैं, क्योंकि एक सैलरी भी उनकी एक शुरुआती सीमा होती है, 15-16 हज़ार के आसपास वो शुरुआत करते हैं। और अगर हम एक परिप्रेक्ष्य, मानव परिप्रेक्ष्य में देखें तो दिल्ली जैसे शहर में अगर 15,000 मिल रहा है तो उनको भी तकलीफ होती है कि कितना ख़त्म करेंगे, कितना बचाएंगे। अगर यहाँ पर कोई बड़ी कंपनी होती, कोई निवेश होता बदायूं में और हम उन्हीं कंपनी में उनको डालें तो वो भी 15,000 उनके लिए बहुत होता है। लेकिन तब भी हम प्रयास करते हैं, कंपनियों से बात करते हैं, जितना अधिक से अधिक उनका सहयोग हो पाता है उसके द्वारा उनको भेजने का प्रयास करते हैं। रोजगार मेले हम लोग लगातार आयोजित कर रहे हैं, जिसके माध्यम से वो ना सिर्फ यहाँ से बहुत बच्चे गए भी हैं और लगातार जाने का प्रयास है। जिससे हमारा कार्य होता है, जैसे सिक्योरिटी वाली होती है, सिक्योरिटी वाली कंपनी आती है तो हम ब्लॉक स्तर तक मेला लगवाते हैं, जिससे बच्चे उनसे जुड़े और SIS के माध्यम से, चाहे इसमें ATM के स्तर पर हो, बैंकिंग के स्तर पर जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं या अन्य, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन है, किसी को कंप्यूटर आ रहा है, किसी को, तो उस आपकी योग्यता के आधार पर भी आपको रोजगार प्रदान करने का प्रयास कराया जाता है। और कोशिश ये की जाती है कि आपसे किसी भी प्रकार के ना कंपनी के द्वारा किसी प्रकार से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। अगर लेता है तो आप इसकी तुरंत सूचना कार्यालय को दें और उस पर कंपनी पर कार्रवाई भी यथासंभव करवाई जाएगी। सर ने स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दोनों के लिए जॉब प्रोवाइड कराने के नए नए माध्यम खोज रखे हैं, नई नई कंपनियों से बात करते रहते हैं। समय समय पर रोजगार मेले का आयोजन होता रहता है, ब्लॉक स्तर पर हो या मान लो बदायूं में किसी स्थान पर हो। सर हमेशा से प्रयास कर रहे हैं बदायूं के युवाओं को रोजगार मिल पाए। अंत में सर युवाओं के लिए एक संदेश जो देना चाहते हैं, क्योंकि युवा बेचारा होपलेस बहुत जल्दी हो जाता है। आज के समय में एक बेरोजगारी की समस्या बहुत है और आज का युवा होपलेस हो रहा है। सर कुछ संदेश दें जिससे बच्चे में कुछ ताकत आए और वो अपने देश के बारे में भी सोच सके और अपने बारे में भी कुछ आगे बढ़ सके। सबसे कहते नहीं है, महात्मा गांधी कहते थे कि अगर हम किसी कार्य को करने जाते हैं तो खुद पर अपने पर अप्लाई करें। आपको लगता होगा कि महात्मा गांधी का क्यों उदाहरण लेते हैं, स्वामी विवेकानंद का भी ले सकते हैं, कि हर व्यक्ति का भी ले सकते हैं, लेकिन हर वो चीज़ जो हमको प्रेरणा देती है वो हमारे लिए ना सिर्फ अच्छी है बल्कि हमारे जीवन का आधार होती है। आप मोटिवेट किसी बात को सुनकर कभी कभी हो सकते हैं, लेकिन जब छोटे छोटे आप अपने लक्ष्यों को अचीव करते हैं तो आप हर रोज मोटिवेट होते हैं। हम कोई बहुत बड़ी बात नहीं करते हैं, सिंपल सी बात करते हैं। जब हम तैयारी के दौर में थे और लगातार असफल हो रहे थे, 2-4 एग्जाम दिए, शुरुआत के IAS के 2-3 इंटरव्यू भी दिए, नहीं हो पाया, PCS से दिए, हुआ सिलेक्शन। लेकिन जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो सबसे बड़ी कमी आती है धैर्य और माँ बाप का सहयोग। आप अगर माता पिता के सहयोग लेंगे और दुनिया की बातों पर ध्यान नहीं देंगे, आज के समय में जैसे हम लोग डिजिटल के युग में रह रहे हैं, कहते हैं ये जो 21वीं शताब्दी वो डिजिटल का युग हो गया है, लेकिन मोबाइल आपको पास भी लाता है, डिजिटल युग आपको पास भी लाता है, लेकिन आपका डिस्ट्रैक्ट भी करता है, आपके दिमाग से वो चीज़ों को हटाता भी है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अगर मोबाइल के प्रति अट्रैक्ट होंगे तो आपके जो एकाग्रता है वो भंग होगी।
जिससे आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सरकार द्वारा लगातार इतनी नौकरियां दी जा रही हैं, सरकारी नौकरियां आ रही हैं, हमेशा कहीं आयोग कहता है कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, मतलब कहीं ना कहीं हमारे क्वालिटी में कमी है, हम लोग क्वालिटी नहीं इम्प्रूवमेंट कर पा रहे हैं। बच्चे आते हैं, उनसे अगर हम बीए का फुल फॉर्म पूछते हैं तो वो नहीं बता पाए, स्नातक हैं। आप पहले अपने आप को इतना योग्य बना लो कि नौकरी के लिए खुद आपके सामने 10-10 नौकरियां आपके हाथ खड़ी हों और आप सोचें कि कौन सी नौकरी हमको करनी है। तो अपने आप को योग्यता को इम्प्रूव करना है, अपने स्किल को बढ़ाना है। सरकार द्वारा कौशल मिशन भी चलाया जा रहा है कि आपके स्किल डेवलपमेंट किया जाए। जब आप स्किल्ड हो जाएंगे तो आपको कभी भी आपको हर काम करने में ना सिर्फ सहयोग होगा और आप आगे बढ़ेंगे। आप धैर्य के साथ अपने को ये चीज़ों को करें और सबसे बड़े धैर्य को लगातार बनाए रखें। धैर्य बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है। धैर्य होगा, जीवन की हर मुश्किल घड़ी कितनी भी आए आप उनका सामना करें। और हम लोग कोरोना काल से धैर्य के माध्यम से ही भारत जैसा देश निकल पाया, ये उसकी धैर्यता। ऐसे ही जीवन में आपके धैर्य बहुत ज़रूरी है। हम अपने विद्यार्थियों से यही कहना चाहते हैं आखिरी में कि वो आगे अगर बढ़ना चाहते हैं तो धैर्य के साथ और परिश्रम को सही ढंग से करें। 12 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, 6 घंटे आप पढ़िए, लेकिन धैर्य और एकाग्रता से साथ आप सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातों। थैंक यू सर के विचार बहुत अच्छे थे। युवाओं को कुछ अच्छे जानकारी, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सर के विचार ऐसे थे जिन्होंने मुझे भी बहुत प्रभावित किया, आप सबको भी प्रभावित किया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। और सर को मैं फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें सर इतना समय दिया और हमारे चैनल पर आए सर। थैंक यू। और आप लोग आते रहिए, समय दीजिए। और हम अपने बदायूं के युवाओं को यही कहेंगे, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो निसंकोच होकर आप हमारे कार्यालय आइए, हमसे मिलिए और जितना यथासंभव सहयोग होगा आपको प्रदान किया जाएगा, जिससे आप भविष्य में सफल हो सकें। धन्यवाद।